मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे इस सेशन को। मैं जो कहना चाह रहा था, मैं आपसे कह रहा था क्या कहते हैं कि जो बेसिकली जो सभी स्टूडेंट्स को इश्यू आता है वो आता है पुली रिलेटेड क्वेश्चंस में, या एक्सेलेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करें। ठीक है, तो अब मेरा फोकस यहाँ इस पॉइंट पे है बच्चे। अब वॉइस मेरे हिसाब से आ गई है, काइंडली चेक इट। द वॉइस इज क्लियर एट योर एंड, प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। सो बच्चे देखिए, अब केस क्या आता है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कैलकुलेशन बनाएंगे। पर सबसे पहले मैं इस लॉजिक पे जा रहा हूं, कोई भी बॉडी मूव कब करती है। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है, F इक्वल्स टू ma। मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर कोई भी बॉडी मूव जब करती है जब बॉडी पे फोर्स लगाते हैं ना। बॉडी जब मूव करती है, देखो अब कहने का मतलब हो गया, एक अगर मैं ब्लॉक ले लेता हूं आपके सामने, मैं यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं और यहाँ भी 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा? आप कहोगे सर नहीं करेगा। बोलो क्लियर है? अब नहीं करेगा तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए कि सर फोर्स तो लगी बॉडी पे पर बॉडी ने मूव नहीं किया। तो यानी अब मेरे को अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या लिखना पड़ेगा? मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि सर फोर्स लगाने से बॉडी मूव नहीं होगी, बॉडी मूव होगी जब बॉडी पे एक कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स बचेगी, और उसी अनबैलेंस फोर्स को आपको पहचानना है। तो अब देखो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं एक्सेलेरेशन को क्या लिख रहा हूं, F बाय m। मैं F को लिख रहा हूं, दिस इज बेसिकली द फोर्स रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली नेट फोर्स कहूंगा, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो बच्चे देखो, ये अभी ट्रांसलेशन की बात कर, सॉरी मैं बेसिकली न्यूटन्स लॉ की बात कर रहा हूँ। यहाँ अभी रोटेशन पार्ट को मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, अभी रोटेशन के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो मेरा फोकस क्या है कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास, और ये क्या होगा, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। ये वो फोर्स होगी जिसकी वजह से मोशन हुई है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से मोशन हुई है। तो आपको ये चीज पहचाननी है। तो अब मैं अगर यहां बात करता हूं इस पूरे डायग्राम की, ये हैंगिंग में है और ये m1 है, तो मैं ये जानना चाहता हूं ये मोशन किसकी वजह से हुई, m1 या m2 की वजह से। अगर आप इसका हिंट नहीं ले पा रहे हो कि m1 की वजह से होगी, सर m2 की वजह से होगी, एक काम करो, पहले m2 को हटा के देख लो। जब आप m2 को हटाओगे तो आप देखोगे कि m1 मूव करेगा। आई होप आपका आंसर होगा सर m1 मूव नहीं करेगा अगर हम m2 को हटा देते हैं। पर जब हम m1 को हटाएंगे तो क्या m2 मूव करेगा? आप कहोगे हाँ सर करेगा। तो यानी मैं ये कहूंगा इन दोनों मासेस में m2 इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से मोशन हो रही है। और m2 के किस फोर्स की वजह से ये सारा मोशन होगा, प्लीज लेट मी नो। हाँ जी बच्चे बताइए, ये किस फोर्स की वजह से ये मोशन होगा, प्लीज लेट मी नो। ये होगा m2 के वेट की वजह से। आप तो मैं क्या कहूंगा सर, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे एक्सेलेरेशन इज नथिंग, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन विच इज इक्वल्स टू m2g अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। बोलो कितना टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में? आपको बस क्या निकालना है, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द सॉलिड फॉर्मूला। आप नीट जेई में आंख बंद करके लगाना, आपका आंसर आराम से आएगा। अगर मैं यहां बात करता हूं, मैं कहता हूं m2 इज ग्रेटर देन m1। सीबीएसई 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि आपके स्कूल में बच्चा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखता है। बस मैं ये कहता हूं कि अगर m2 ज्यादा है तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो अब एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे? अब एक्सेलेरेशन निकालेंगे अगेन, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। तो किसकी वजह से मोशन हुई? m2 के वेट की वजह से। किसने अपोज किया? m1 के वेट ने अपोज किया। क्यों? अगर ये इक्वल होते तो ये कहीं मूव ही नहीं करते, m2 यहीं रहता और m1 भी यहीं रहता। तो m2 की वेट की वजह से सारा मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, और m1 उसे अपोज करना चाह रहा है। दिस इज द नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। डन? ठीक है। सो बच्चे देखो, अब ये पॉइंट मैंने आपको कराया। अब केस आता है कि अगर सर इसमें फ्रिक्शन रिलेटेड कुछ आ जाए, तो देखा जाए तो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ऐसा सिंगल पुली सिस्टम का चांस कम है,
तो जो दिया जाएगा फ्रिक्शन के साथ ही ये दिया जाएगा। अब मैं कुछ साल पहले जो नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था और सेम इसी टाइप का एक बॉडी जो जेई के अंदर रिपीट हुआ था क्वेश्चन का, ये मास m है, ये मास m है और एक मास है m, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये सिस्टम ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे है, ये इस साइड है, मतलब this mass is going down. When this is going down, so this whole system which is on the horizontal surface will be going to right direction, ठीक है। और आपको एक चीज यहां दे रखी है, फ्रिक्शन, यहां फ्रिक्शन प्रेजेंट है और उस फ्रिक्शन में बेसिकली म्यू आपको गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं वही कह रहा हूं, आपको कभी भी सोचना है ना तो आप कैलकुलेशन करने के बजाय ना थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के कैलकुलेशन को हिट करो लॉजिकली। आप कहोगे सर ये सारी मोशन को मूव कौन कराएगा, आप कहोगे सर इसका वेट। आप फिर से अगर कंफ्यूजन है सर यही क्यों कराएगा, तो आप इसे हटा के देख लो, तो ये दोनों मूव करेंगे, नहीं करेंगे। आप इन दोनों को हटा के देख लो, ये खुद मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यानी आप कहोगे सर इसके वेट की वजह से सारा का सारा मोशन हो रहा है mg। अपोज कौन करेगा, आप कहोगे सर ये फ्रिक्शन अपोज करेगी और ये फ्रिक्शन अपोज करेगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। जब ये फ्रिक्शन अपोज करेगी, इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज बेसिकली म्यू टाइम्स ऑफ mg, क्योंकि यहाँ नॉर्मल का वैल्यू mg है। देखो अब कंसिडरेशन ये है, आपको एटलीस्ट ये चीज तो पता हो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। ऐसा नहीं है एक्सेलरेशन का आंसर आप एकदम से सीधा हिट मार सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, mg माइनस म्यू टाइम्स ऑफ mg माइनस म्यू टाइम्स ऑफ mg डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। कितना है, 1 2 3 यानी 3m। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, ये आ जाएगी आपका g 1 माइनस 2 म्यू बाई 3। बताओ इसके अंदर कोई ज्यादा हैवी कैलकुलेशन है इस टाइप के क्वेश्चंस में? आपको बस क्वेश्चन को देखना है, यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन and divide the whole that force by the total mass of the system which is appearing in the diagram. Done? Any doubts from students? Any doubts? Done? So बच्चे देखो अब ये तो हो गया मेरा न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड। अब होता क्या है, खासकर मैं जेई स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा, एंड इवन दिस कैन ऑल्सो कम फॉर, माइट कम फॉर नीट स्टूडेंट्स, बिकॉज आई कांट से कि स्पेसिफिकली इसी सेगमेंट के लिए आएगा। जब ये क्वेश्चन रोटेशन का हो जाता है, जब ये क्वेश्चन रोटेशन का हो जाता है, रोटेशन का मतलब देखो अभी आपने सारे पुली किए थे वो थे मासलेस, और अगर पुली में मास आ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेंशन दोनों साइड अलग अलग हो जाती है। देखो मैं फिर से इस पॉइंट का रिवीजन करा देता हूं कि जब इसके अंदर मास आ जाता है, देखो जब अभी मासलेस था तो ये रोटेट नहीं करता था, इसके ऊपर से स्ट्रिंग्स इस तरह से बस मूव ऑन हो जाती थी, यानी ये डायरेक्शन चेंज करता था स्ट्रिंग की। जब इसमें मास हो जाएगा, नाउ इट इज गोइंग टू रोटेट। अब सेम क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैं कहता हूं यहां मास m है, ये मास m है, सॉरी ये मास 2m है, और मैं मान लेता हूं ये m है मास और r रेडियस है, एंड दिस इज बेसिकली अ डिस्क। इस टाइप का क्वेश्चन आया है 2 साल पहले, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये डिस्क है और इसका मास m है, ये m है, ये 2m है। अब पूछा गया एक्सेलेरेशन क्या होगी, तो आप कहोगे सर एक्सेलेरेशन निकालने का फंडा तो आपने बताया है, पर अब आपको यहाँ थोड़ा सा नोटेड रखना है, यहाँ रोटेशन वाला पार्ट भी आ गया है। तो मैं वही चीज लिखूंगा, मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं और फॉर्मूले को लिखता हूं यहाँ, एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल for the motion divided by total mass translational and total mass rotational. I hope the point is clear. Total mass translational, total mass rotational. जो ट्रांसलेट कर रहा होगा वो मास लिखोगे और जो रोटेशन है वो मास लिखोगे। अब क्वेश्चन उठता है सर ये रोटेशनल मास क्या होता है, तो बेटा देखो रोटेशनल मास का वैल्यू होता है, वैसे देखो ये डिस्कशन है ना आपका एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि हाँ आप इन चीजों को वर्कआउट कर सको। क्या करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को r² से डिवाइड कर दो। क्या करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को r² से डिवाइड कर दोगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²,
तो इसका रोटेशनल सॉरी ट्रांसलेशनल मास क्या होगा? तो मैं कहूंगा सर इसका इसका क्या करो, आप आर स्क्वायर उड़ा दो, तो क्या बच जाएगा? m। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? सेंटर के अबाउट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, mr²/2। इसका आर स्क्वायर उड़ा दो तो ये क्या हो जाएगा? m/2। ठीक है। अब सिमिलरली डिस्क के बाद रिंग, डिस्क और मैं कहता हूं हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का कितना होता है? 2/3 mr²। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/3 ऑफ m। नेक्स्ट है ऐसे ही सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? 2/5 mr²। तो ये कितना आ जाएगा? 2/5 ऑफ m। ठीक है। तो देखो आप देखोगे कि बेसिकली रोटेशनल मास उसके शेप पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा और आपको वही चेंज आपने देखना है। हाँ जी सर, कंस्ट्रेंट मोशन में एक्सेलरेशन बता दो। बेटा अभी रुको, पहले मैं ओनली एंड ओनली विदाउट कंस्ट्रेंट मोशन कह रहा हूं, कंस्ट्रेंट मोशंस को अलग से डिस्कस में करूंगा। ठीक है। अब केस क्या आता है, अब आपने ये किया तो अब आप क्या लिखोगे इसी क्वेश्चन को? देखो आप कहोगे सर ये ट्रांसलेट करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा और ये रोटेट करेगा। अगर ये ट्रांसलेट करता तो इसका ट्रांसलेशन मास भी लेते, और अगर ये रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मास भी लेंगे। तो मैं कहूंगा नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, तो आप कहोगे सर 2mg माइनस mg। बोलो हाँ या ना? 2mg की वजह से नीचे आएगा और mg की वजह से ये सब्ट्रैक्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ट्रांसलेशनल मास, तो मैं कहूंगा m + 2m। तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 3m। ठीक है। नेक्स्ट मैं कहूंगा अब इसके अंदर ट्रांसलेशन के मास के साथ रोटेशनल मास को ऐड ऑन करना है, तो वो कितना है? ये था आपका डिस्क का कितना है? mr²/2 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। तो मैं कहूंगा इसका r² उड़ा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? m/2। तो ये क्या हो गया? इसका रोटेशनल मास। और जब रोटेशनल मास मिल गया, नाउ द आंसर इज इन योर हैंड। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, फिजिक्स इतनी इजी है कि आप पहली लाइन में इक्वेशन बनाओ और दूसरी लाइन में आप आंसर निकाल दो। तो ये कितना आएगा? ये आएगा mg अपॉन 7m इंटू, ये ऊपर 2 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2g/7। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो स्टूडेंट देखो नथिंग इज टफ, बेसिकली सोच टफ आप रख देते हो कि शायद ये मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ न्यूटन्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप से आएगा, सीधा हिट मार देना। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जिसका इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन किसी और पॉइंट पे देखा जाता है। देखो अब बात करते हैं एक्सेलेरेशन की। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलेरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जितनी ज्यादा एक्सेलेरेशन होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगी तो किसी भी दो पॉइंट्स के अगर बीच में मूव करना है तो मैं ये कहूंगा बॉडी अगर इनिशियल कंडीशन सेम है तो ए से बी जल्दी वो पहुंचेगा जिसकी एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा होगी। हाँ या ना? प्लीज लेट मी नो एनी डाउट्स। डन। अब नेक्स्ट केस बताइए, डाउट क्या है बच्चे? डाउट बताएं। तो देखो अब मैं जो रोटेशन की बात कर रहा था, रोटेशन देखो इस टाइप का क्वेश्चन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? आपसे क्या पूछा गया है कि एक सर्कुलर बॉडी, इट कैन बी रिंग, इट कैन बी डिस्क, इट कैन बी हॉलो स्फीयर, इट कैन बी सॉलिड स्फीयर ऑल्सो, उसको इस तरह से नीचे छोड़ा गया है एंड देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन सो दैट रोलिंग हो रही है। तो कौन सबसे जल्दी नीचे आएगा? प्लीज लेट मी नो, कौन सबसे जल्दी नीचे आएगा? बताएं सुबह, डाउट बताएं, क्या डाउट है आपका? प्लीज बताइए बच्चे। देखो अब मेरा फोकस, देखो मैं आप इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इस टाइप के क्वेश्चंस की कि कौन सबसे जल्दी नीचे आएगा या एक्सेलेरेशन क्या होगी क्या नहीं होगी। तो देखो मैं अगर इनकी वैल्यूज को लिखूं, जो रिंग का रोटेशनल मास है वो है m, डिस्क का कितना हो जाएगा 0.5 ऑफ m, नेक्स्ट है हॉलो स्फीयर का हो जाएगा 0.66 ऑफ m, और इसका हो जाएगा 0.40 ऑफ m। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। डन। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? यहाँ
सॉलिड स्फीयर, सर नेट फोर्स में टॉर्क क्यों नहीं होता? बेटा देखो, जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो हम कैलकुलेशन बेसिकली नेट फोर्स, देखो जो फॉर्मूला है नेट टॉर्क का फॉर्मूला है आई इंटू एल्फा नेट, ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। अब केस क्या है, मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है दैट विल बी नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। अगर ये m मास है तो इसका कितना कंपोनेंट होगा जो कि इस तरफ आएगा, वो आप कहोगे सर mg sin थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप खुद देख सकते हैं, अगर वेट इस डायरेक्शन में है mg, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके बनाता हूं, मैं इसलिए बना रहा हूं सो दैट डायग्राम थोड़ा सा क्लीन आउट रहे। एक्चुअली नहीं तो डायग्राम यहां से बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। आप कहोगे सर नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन निकालेंगे जिसकी वैल्यू क्या है mg sin थीटा, यस और नो, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास में आप कहोगे सर यही एक बॉडी है जो आगे भी आ रही है और रोटेट भी कर रही है, मींस इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट एंड इट इज गोइंग टू रोटेट ऑल्सो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी m प्लस रोटेशनल मास। अब आप देखो, आप कहोगे सर एक्सेलरेशन उसकी ज्यादा होगी जिसका मास सबसे कम होगा, और मास उस ओवरऑल मास ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मास, और रोटेशनल मास किसका सबसे कम है? आप कहोगे सर रोटेशनल मास सबसे कम है आपका सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे कम है, दैट इज बेसिकली 0.40 m, और जिसके लिए सबसे कम होगा ओवरऑल वैल्यू ये कम रहेगी। जितनी वैल्यू ये कम रहेगी उतना वैल्यू ये ज्यादा हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी ही बॉडी नीचे पहुंचेगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। डन। तो स्टूडेंट, मैं नाउ आई एम कंक्लूडिंग द टॉपिक। सो दिस इज बेसिकली अ ड्रिप, जो आपकी नीट की क्रैश कोर्स की क्लासेस या जेई की जो क्रैश कोर्स की क्लासेस है वो इवनिंग में ही कंटिन्यू रहेंगी। सो आज का जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको फिर से वर्कआउट करके बता देता हूं। दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को फाइंड करना है तो यू नीड टू फाइंड आउट द नेट रिस्पॉन्सिबल फोर्स विच इज गिविंग द मोशन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। डन। सर इस केस में टाइम तो सेम लगेगा, सर इस केस में टाइम तो सेम लगेगा। बेटा टाइम कैसे सेम लग जाएगा, सबके एक्सेलरेशंस अलग, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं u 0 मान लेता हूं तो मैं कहूंगा डिस्टेंस अगर सेम है तो एक्सेलरेशन जिसकी ज्यादा होगी टाइम उसके लिए कम होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को बड़ा नोटेड रखो, क्वेश्चन पक्की बात है, जो पहले वाला बताया कॉन्सेप्ट पुली से रिलेटेड उससे आएगा, उससे नहीं तो जब आपका पुली में मास आ जाता है उससे आएगा, और नहीं तो इससे आएगा। तो एक्सेलरेशन की प्रोबेबिलिटी आने की क्वेश्चंस की इन सभी से है, पर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन का जहां से क्वेश्चन को पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ टाइम। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। डन। सो बच्चे देखो अब केस क्या है, अब मैं एक और अब आपका एक रिवीजन करा देता हूं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। न्यूटन्स लॉ का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, जो आप कर ना सको। सिंपली अप्लाई दिस लॉजिक, आई कैन गारंटी यू दैट यू आर गोइंग टू हिट द क्वेश्चन।